टोटल 3 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ये पहले नोट करना। पहला देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही था फॉर्मूला, राइट। तो व्हाट वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए? अगर गिवन है ए हुआ है तो क्या चांसेस है ए होगा? वो तो 1 ही होगा भाई, क्योंकि ए के होने के बाद ए के होने के चांसेस ऑब्वियस, ए तो हो चुका है ना, तो ऑब्वियसली ए अगर हो ही चुका है तो ए के होने के चांसेस क्या होंगे? जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है उसके होने के चांसेस तो 100% होंगे ना यार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1। लेकिन इसको करने का तरीका क्या है, जहां पे बी आ रहा है वहां पे क्या पुट करना है, ए। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ए का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है? ये क्लियर है? ठीक है। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए गिवन बी। अब बी के होने के बाद, बी के होने के बाद या तो ए होगा या तो ए नहीं होगा, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा? 1। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए गिवन बी, दैट वुड बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये होगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक यूनियन का फॉर्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आगे भी यही चलेगा, गिवन वाले में भी यही चलेगा। थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन सी, क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन सी, ये आ जाएगा। मतलब ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन सी के साथ एज इट इज आ जाएगा। ये क्लियर हुआ? श्योर? ये 3 प्रॉपर्टीज है, ये नोट करना जल्दी। देखो क्वेश्चन, a black and a red die are rolled, a black and a red die are rolled, find the conditional probability first part, find the conditional probability first part, sum greater than 9, sum greater than 9, given that black die, sum greater than 9, given that black die resulted in a 5, given that black die resulted in a 5. Second part, sum 8, given that red die resulted, given that red die resulted in a number less than 4, red die resulted in a number less than 4. ठीक है। हाँ जी, देखो एक ब्लैक डाई है, एक रेड डाई है, ठीक है। एक ब्लैक डाई है, एक रेड डाई है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, फर्स्ट किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाई के ऊपर 5 आया, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ब्लैक डाई पे 5 आया एंड सम ग्रेटर देन 9 है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ब्लैक डाई पे 5 है। अब ध्यान से देखो,
ब्लैक डाई पे 5, ये आ गया। अब रेड डाई पे क्या क्या केसेस हो सकते हैं सच दैट सम ग्रेटर देन 9 हो जाए, ठीक है। 5-4 पे हो नहीं सकता, 5-3, 5-2, 5-1 हो नहीं सकता, तो 5-5, 5-6 दो केसेस हैं। तो इनके इंटरसेक्शन के कितने केसेस आ रहे हैं? 2। तो 2/36 इसकी न्यूमरेटर की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। टोटल केसेस तो 6 × 6 36 हो गए ना, और डिनोमिनेटर में ब्लैक डाई के ऊपर 5 है, तो 5 के तो 6 केसेस आएंगे ना टोटल, इधर कुछ भी हो सकता है। तो 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, तो कितने केसेस आ गए? 6। तो 6/36, ये कट के क्या आ गया? 1/3। 2 और 6 कट के 1/3 आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी 1/3। क्लियर हुआ? सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी सम इज 8 गिवन दैट रेड डाई पे लेस देन 4 आया है, तो दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी रेड डाई पे लेस देन 4 है। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, सम 8 कैसे कैसे आ सकता है? 6-2, 5-3, 4-4, 3-5, 2-6, राइट। कितने केसेस आ गए? 5 केसेस आ गए। अब इनके अंदर से कौन से केसेस हैं जहां पे रेड डाई पे लेस देन 4 है? अब रेड डाई पे लेस देन 4 होना चाहिए, यानी कि ये दो केसेस। तो 2-6 वाला मतलब 6-2 वाला केस आ जाएगा, 5-3 वाला केस आ जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2/36 डिवाइडेड बाय रेड डे के ऊपर लेस देन 4। तो रेड डे के ऊपर क्या हो सकता है? या तो 1, या तो 2, या तो 3। तो अगर 1 हुआ, इधर 6 केसेस, तो 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, या फिर 2, इधर 2 हुआ तो 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, या फिर 3 हुआ तो 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3। तो 18 केसेस, तो 18 बाय, तो ये कटा, तो 2 कट के 1/9 इज आंसर ऑफ सेकंड। क्लियर हुआ? ये नोट कर लो। आगे लिखो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। चले, ठीक है, ध्यान से देखना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन, जो नीचे है उसका नीचे, ये आएगा, राइट। अब देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको इधर, तो ये चीज क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ये क्लियर हुआ? पक्का? ध्यान से देख लो, ठीक है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करो क्या है, ठीक है। क्या बोल रहा है? किस चीज की प्रोबेबिलिटी चाहिए? ए भी होना चाहिए एंड बी भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। बट क्या दोनों साथ में हो रहे हैं? नहीं, सीक्वेंस में हो रहे हैं। पहले ए हो रहा है, बाद में बी हो रहा है, या पहले बी हो रहा है, बाद में ए हो रहा है, इस तरीके से हो रहे हैं। होंगे दोनों, बट साथ में नहीं, सीक्वेंस में होंगे। पहले ए, जैसे मान लो वो क्या बोल रहा है, मैंने 52 कार्ड में से दो कार्ड उठाए, पहला एस होना चाहिए, दूसरा क्वीन होना चाहिए। निकाल दोनों रहे हो, लेकिन एक एक करके निकालो, सीक्वेंस में निकालो, तो ये वो चीज आ गई। तो सबसे पहले देखो, पहले ए हुआ, बाद में बी हुआ, तो सबसे पहले किसकी प्रोबेबिलिटी आएगी? ए की। अब ए हो चुका है, अब किसके होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए? बी की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो ए के भी होने की प्रोबेबिलिटी आ गई, बी के भी होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, पहले ए बाद में बी, इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। अब ऐसे सोचो, अगर तीन चीजें हो यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी, एंड विल अज्यूम पहले ए हुआ, बाद में बी हुआ, फिर लास्ट में जाके सी हुआ, तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो सबसे पहले हुआ, अब ए हो चुका है, सेकंड नंबर पे क्या होना है? बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, अब बी भी हो चुका है, अब सी की प्रोबेबिलिटी, ए एंड सी, दो ए एंड बी दोनों हो चुके हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन दैट ए एंड बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। ये क्लियर हुआ? चार के लिए सिमिलरली एक्सटेंड हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? ये जनरली कहां पे यूज होता है? ठीक है, जहां पे दो या तीन या चार जो भी गिवन चीज है वो सारी की सारी होनी चाहिए, लेकिन एक के बाद एक होनी चाहिए। ठीक है, पहले लिखो, इसका जो एग्जांपल है ना वो ज्यादा अच्छे से क्लियर करे। ठीक है, ये लिखो जरा।
बी एंड ए दोनों किया, ए इंटरसेक्शन बी, ये इकट्ठा है। अरे बी क्यों करेंगे, ए भी तो हो चुका है ऑलरेडी। बट इट्स ओके, हमें जब ए बी सी तीनों अलग अलग है ना, तो सी के होने की प्रोबेबिलिटी तब निकलेगी जब ए एंड बी दोनों हो चुके होंगे। अब ये बी के अंदर नहीं आएगा कि हाँ भाई बी के अंदर नहीं है कि ए हो चुका है। लिखो जरा, find the probability of drawing a diamond card in each of the two consecutive draws from a pack of 52 cards find the probability of drawing a diamond card in each of the two consecutive draws from a pack of 52 cards. In each of the two consecutive draws from a pack of 52 cards, if card drawn is not replaced, if the card drawn is not replaced after the first draw. If the card drawn is not replaced after the first draw. If the card drawn is not replaced after the first draw. ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो उसने क्या बोला है, दो कार्ड्स को कंसेक्यूटिवली ड्रॉ किया, एक साथ नहीं किया, एक के बाद एक किया, राइट। दोनों को करना है, दोनों में क्या होना चाहिए, डायमंड कार्ड, यानी कि पहली बार भी डायमंड आना चाहिए, दूसरी बार भी डायमंड आना चाहिए, राइट। एंड उसने ये भी बोल दिया कि जब मैंने पहला कार्ड ड्रॉ किया तो उसको वापस रिप्लेस नहीं किया, ये चीज समझे, राइट। अच्छा आप ध्यान से देखो, तो मेरे को किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, पहली बार में डायमंड कार्ड आए एंड दूसरी बार में भी डायमंड कार्ड आए। दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी पहली बार में डायमंड कार्ड आए इनटू प्रोबेबिलिटी डायमंड कार्ड दूसरी बार आए, गिवन दैट पहली बार भी डायमंड कार्ड आया। अब बच्चे जनरली इसके अंदर कंफ्यूज पता क्या हो जाते हैं यार कि आज ये अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से निकालेंगे, नहीं, इस चीज को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ही कहां से आया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। ठीक है, दूसरा कारण यह है कि यहाँ पे दो चीजें मल्टीप्लाई होती है, दो प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। स्टार्टिंग में डायमंड कार्ड कितने होते हैं, 13, नॉन डायमंड कार्ड कितने हैं, 39, तब भी जाके टोटल पता ना, 13 13 13 13 52, डायमंड वाले 13, बाकी सारे 13 13 13, तीन शूट्स अलग आ जाते हैं, वो नॉन डायमंड हो गए, वो 39 हो गए। अब देखो पहली बार में एक कार्ड ड्रॉ किया, डायमंड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 13/52। ये क्लियर है, अच्छा अब ध्यान से देखो, जब एक डायमंड कार्ड ड्रॉ हो चुका है तब ये पूरे के पूरे जो कार्ड्स का स्टैक है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, डायमंड कार्ड कितने बचेंगे, 12, नॉन डायमंड कार्ड कितने होंगे। अब देखो, अब जब मैं इस सिचुएशन में कार्ड निकालूंगा, इसमें से कार्ड निकालूंगा, तो ये कौन सा कार्ड होगा, पहली बात तो ये सेकंड कार्ड होगा, दैट विल मेक श्योर कि पहला वाला कौन सा निकल चुका है, डायमंड। तो एक्चुअली में ये इस चीज की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्टली, क्यों, ध्यान से देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है,
गिवन दैट पहला डायमंड कार्ड निकल चुका है, तो हमने कर तो लिया, गिवन दैट पहला डायमंड कार्ड निकल चुका है। अब इसमें से जो कार्ड निकालेंगे वो दूसरा कार्ड होगा और उसके डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी होगी, गिवन दैट पहला डायमंड कार्ड निकल चुका है। तो इसमें से डायमंड कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस पूरी चीज की प्रोबेबिलिटी को। तो इसमें से डायमंड कार्ड के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 12/51। तो ये आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, इस चीज के अंदर इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज नहीं किया, मैंने एक्चुअली में जो गिवन दैट वाली चीज थी वही इंप्लीमेंट कर दी। गिवन दैट क्या था कि पहला डायमंड कार्ड निकल चुका है, तो मैंने पहला डायमंड कार्ड निकाल दिया। अब जो बचेगा वो दूसरा कार्ड होगा, उसके अंदर से दूसरा डायमंड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में इसी चीज की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, बात खत्म। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? तो 13 1 द 13, 4 द 4 1 द 4, 3 द 3 1 द 3, 17। तो 1/17 इज द आंसर। क्लियर हुआ? श्योर? इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये नोट करो, अगला एग्जांपल कराता हूं जल्दी। A bag contains 5 white. A bag contains 5 white, 7 red, and 8 black balls. 5 white, 7 red, 8 black balls. 8 black balls. If 4 balls are drawn one by one, if 4 balls are drawn one by one without replacement, if 4 balls are drawn one by one without replacement, find the probability of getting all white balls. करो, ट्राई करो। हो गया? बताओ जरा, स्टार्टिंग में क्या है कॉन्फ़िगरेशन बैग की? 5 वाइट, 8 ब्लैक बॉल। कितनी बॉल्स ड्रॉ की हमने? 4। तो प्रोबेबिलिटी पहली वाइट एंड दूसरी वाइट एंड थर्ड वन इज आल्सो वाइट एंड फोर्थ वन इज आल्सो वाइट। ठीक है? दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वन इज वाइट into probability second one is white, given that first one was white, into probability third one is white, given that first one is white and second one जो निकल चुकी है वो white है, into probability fourth one is white, given that first one white थी and second one white थी and third one white थी। तो पहली white आने के चांसेस क्या हो जाएंगे? 5
डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 20 इनटू, अब पहली जब व्हाइट निकल गई तो इधर आ गया 4 व्हाइट 7 रेड 8 ब्लैक। अब व्हाइट आने के चांसेस क्या हो जाएंगे 4/19। अगली बार सेकंड व्हाइट निकल गई 3 व्हाइट 7 रेड 8 ब्लैक। अब व्हाइट आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, थर्ड वाली व्हाइट होगी वो, राइट। गिवन दैट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों व्हाइट आ चुकी है तो क्या आएगा आंसर अब इनटू। सिमिलरली अगली बार में क्या आ जाएगा 2 व्हाइट 7 रेड 8 ब्लैक। अगली बार में क्या आ जाएगा 2/17, राइट। अच्छा अब देखो जरा 3 to 3 to the 6 6 and 3 5 for the 20 20 कटा तो 1/19 इंटू 3 इंटू 17, ये जो भी आ रहा है चलेगा। क्लियर हुआ, पक्का। आगे लिखो। Consider an experiment. Consider experiment. Consider an experiment in which a coin is tossed. In which a coin is tossed. In which a coin is tossed, and if the coin shows head, and if the coin shows head, it is tossed again. If the coin shows head, it is tossed again. But if it shows tail, then a die is tossed. If 8 possible outcomes are equally likely, find the probability that the die shows a number greater than 4. Die shows a number greater than 4 if it is known that the first throw of the coin results in a tail. करो जरा। हाँ जी बोलो जरा। पहला सॉरी अपना पहले टेल आया तो क्या आएगा, कॉइन को टॉस करेंगे दोबारा, डाई को करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। और अगर हेड आया तो कॉइन को टॉस करेंगे टेल या हेड।
ऐसा नहीं वापस आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली वापस करना शुरू कर, बस यही पे एक्सपेरिमेंट खत्म है। तो टोटल आउटकम क्या है मेरे, देखो टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6, हेड टेल, हेड हेड। तो ये 6 केसेस आउटकम आ गए, तो सॉरी 6 and 2 8 केसेस आउटकम आए। ठीक है, अब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी हाँ That shows number. guy shows number greater than 4 given that first throw is tail. So probability die greater than 4 and first throw is tail divided by probability first throw is tail. अच्छा, फर्स्ट थ्रो टेल है, डाई के ऊपर नंबर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 4, तो ये दो केसेस आएंगे अपने, तो ऊपर तो आ जाएगी 2/8, नीचे फर्स्ट थ्रो टेल है, तो इधर टेल आने के क्या केसेस हो जाएंगे, ये वाले 6 केसेस, तो ये 6 केसेस हो जाएंगे, तो 6/8, 8 कटा तो 1/3। क्लियर हुआ? अभी तक अगर तुमने ध्यान से ऑब्जर्व किया, चाहे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी हमने कर लिया, मेजरली चल वही चीज रही है, कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब आएगा मेन, ठीक है, जो नेक्स्ट चीज आएगी, ये नोट कर लो फिर मैं बताता हूं। आगे लिखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, events are said to be independent, events are said to be independent if the occurrence, if the occurrence or non-occurrence of one if the occurrence or non-occurrence of one does not affect the probability of does not affect the probability of the occurrence or non-occurrence of the other. If the occurrence or non-occurrence of the one does not affect the probability of occurrence or non-occurrence of the other. Occurrence or non-occurrence of the other. ठीक है, डेफिनेशन बहुत सिंपल है, एक के होने से या ना होने से दूसरे के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी को फर्क ना पड़े, तो एक ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। सिंपल। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है ना कि एक के होने या ना होने से दूसरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट? तो ध्यान से देखो, इसका मतलब ये है कि बी के होने के बाद ए के होने के जो चांसेस होंगे, प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज हैपेंड, मतलब बी के होने के बाद ए के होने के चांसेस क्या है, ये समझ में आया? बी के होने के बाद ए के होने के चांसेस क्या है, यही है इसका मतलब। लेकिन अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, अब मैं अज्यूम करके जा रहा हूं ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, कंडीशन निकालनी है मेरे को, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, भैया अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो बी के होने के बाद ए के होने की चांसेस को फर्क ही नहीं पड़ेगा, राइट? तो बी के होने के बाद ए के होने के जो चांसेस हैं, राइट, दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये फर्क ही नहीं पड़ेगा, बी हुआ हो चाहे ना हुआ हो।
लेकिन ए के होने की चांसेस क्या रहेंगे, सेम। बी के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझ में आया? तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ए एंड बी हमारे क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। तो इसका आंसर क्या होता है अपना फॉर्मूला, P of A intersection B divided by probability of B. That should be probability of A. इसको मल्टीप्लाई कर दो तो probability of A intersection B क्या आया, probability of A into probability of B. ये समझे? अब दिस इज अ मेन कंडीशन, क्या कि अगर दो के साथ में होने के प्रोबेबिलिटी, अगर दोनों के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए तो दोनों के दोनों इवेंट्स क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट। और अगर ये ना आए तो दोनों के दोनों इवेंट्स क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट। ये क्लियर हुआ? ये कंडीशन नोट करो, ये फाइनल कंडीशन है हमारी। Die is thrown twice. A die is thrown twice. Event A is odd number on the first. Event A is odd number on the first and event B is odd number on the second. Event B is odd number on the second. Check if A and B are independent. Check if A and B are independent. अब देखो, throw 1 throw 2. ठीक है, थ्रो 1 थ्रो 2 6 6 टोटल 36 केसेस आ गए। अब ए क्या है, odd on first and Q second event, odd on second. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था, ए एंड बी है कि पी एंड क्यू है, ए एंड बी है, तो ये ए आ गया, ये बी आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, अच्छा ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट है ना, तो इधर 1 है, इधर 3 है, इधर 5 है, क्या आंसर आ जाएगा, नहीं, टोटल 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 18 केसेस, तो 18 by 36 that is 1 by 2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज ऑड नंबर ऑन द सेकंड, अब इधर ऑड नंबर, इधर 1 है, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 1 3 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 3, मतलब सॉरी 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3, फिर 5 के लिए 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, तो इधर भी कितने आ जाएंगे, 18 by 36 that is 1 by 2. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है कि भैया थ्रो 1 पे बी क्या आना चाहिए, 1 3 5, इधर भी 1 3 5, कितने केसेस आ गए, 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5, टोटल आ गए 9 केसेस, टोटल कितने हैं 36, क्या आ गया 1 by 4. अब देखो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर आ रहा है, yes. तो अगर आ रहा है तो ए एंड बी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। बात बता, ये क्लियर हुआ, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या, पहली वाली पे भी क्या होना चाहिए, दूसरी वाली पे भी, तो पहली वाली पे क्या आ सकता है, या तो 1 या तो 3 या तो 5, दूसरी वाली पे भी या तो 1 या तो 3 या तो 5, टोटल केसेस कितने आ गए, 1 के लिए 3 3 के लिए 3 5 के लिए 3, टोटल 9 केसेस, तो 9 डिवाइडेड बाय टोटल केसेस कितने, 6 into 6 36, तो 1 by 4. अब इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर आ रहा है, hence p of a into p of b that is p of a intersection b
hence A and B are independent। ठीक है ना, क्लियर हुआ?